हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लेक्चर चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की बेयर रीडिंग चाहिए, तो आप बिना किसी हेजिटेशन से मुझसे फ्रैंकली जो डिमांड कर सकते हैं। आज जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स रूल्स 1965, ये भी एक स्पेशली डिमांड की गई थी। पंजाब की स्टूडेंट है, लाहौर से बिलोंग करती हैं जोया, जिन्होंने डिमांड की कि सर ये हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स रूल्स की बेयर रीडिंग कर दे। आपकी बेयर रीडिंग हमें अच्छी तरह समझ में आ जाती है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, फजूल बातें करना भी फजूल है। ठीक है, आप भी ला के स्टूडेंट हैं, कहते हैं ना, आप भी बड़े ला हैं, तो क्यों फजूल बातें करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इधर उधर की बातें करने के बजाय ये हमारे पास आपने फैमिली कोर्स एक्ट 1965 आपने पढ़ा होगा, 1964। ठीक है, उनका सेक्शन अगर आप देखेंगे 26 आपने एक्ट पढ़ा है हमारे पास, फैमिली कोर्स एक्ट, फैमिली कोर्स एक्ट 1964। अगर इसका सेक्शन देखेंगे अंडर सेक्शन 26, ठीक है, 26 आप सेक्शन देखेंगे तो उनके अंदर लिखा गया है पावर टू मेक रूल्स। किसको पावर्स दिए गए थे? ये दिए गए थे हमारे पास गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट कौन सी है वो आप डेफिनेशन देख लें। फॉर एग्जांपल उसकी आप डेफिनेशंस देख लें कि गवर्नमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, सेक्शन आप 2 पर चले जाए, डेफिनेशन पर जो हमारे पास है। इसके बाद गवर्नमेंट मीन्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो सूबाई हुकूमत है वो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब ये पावर्स जो दिए गए थे सेक्शन 26 के तहत, ये वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स रूल्स 1965 बने हैं। ये जो रूल्स बने हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ठीक है, कौन से पावर्स को इख्तियारात, कौन से इख्तियारात जो है इन्होंने इस्तेमाल करते हुए, इन्होंने जो सेक्शंस 26 में दिए गए थे इख्तियारात, उनको इस्तेमाल करते हुए ये रूल्स बना दिए। ये रूल्स कब बनाए, ये ऑफिशियल गजेट में कब छपे? एक होता है ऑर्डिनरी, मतलब आम, मामूली, रोज के बुनियाद पर जो होते हैं वो। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये गजेट में छप गए थे ये रूल्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब गैर मामूली, ठीक है, अनयूजुअल ना हो। ठीक है, वो कब बने थे? वो 2 नवंबर 1965 को। और ये इन्फोर्स भी कब हुए? ये इन्फोर्स भी उसी डेट को ही हो गए। अब इसका नाम क्या होगा? दीज रूल्स में बी कॉल्ड। अब इस रूल्स का नाम क्या देंगे आप? इस रूल्स का नाम देंगे आप दी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स रूल्स 1965। अब यहाँ पर द मैं भूल गया था लिखना, अब लिख लें आप, द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स रूल्स 1965। ये इनका नाम क्या है? पूरा नाम अगर आप देखेंगे, इसका टाइटल जो देखेंगे वो ये है कि द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स रूल्स 1965। अब वेस्ट पाकिस्तान जो है वो मिटा दिया गया है, मगर रूल्स नहीं मिटा। रूल्स से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई जहां पर ये कहा गया हो कि वेस्ट पाकिस्तान अब नहीं पढ़ा जाएगा। पहले हमारे पास फैमिली कोर्स एक्ट 1964 के अंदर था द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स एक्ट, वेस्ट पाकिस्तान को हटा दिया, अब है फैमिली कोर्स एक्ट 1964। इसी तरह ये भी हमारे पास फैमिली कोर्स रूल्स 1965 होने चाहिए, मगर अभी भी इनके साथ वेस्ट पाकिस्तान लगा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। इसका रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि इसका नाम होगा द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्स रूल्स 1965। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है इन दीज रूल्स अनलेस देयर इज एनीथिंग रिप्यूगनेट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कि इन रूल्स के अंदर जब तक कोई चीज़ मुखालफत ना करे, जब तक कोई चीज़ ऐसी ना हो इन कॉन्टेक्स्ट से
जो कि इसके मुतजाद हो, इनके खिलाफ हो, इनकी कंट्रोवर्शन में हो, तब तक जो भी वर्ड्स नीचे दिए गए हैं उनकी मीनिंग एज इट होगी जैसे कि यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है। नंबर ए में क्या कहा गया है, नंबर 2 के ए में सबसेक्शन 1A में कहा गया है कि एक्ट क्या है। एक्ट मीन्स वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964, मतलब फैमिली कोड्स एक्ट 1964। अगर एक्ट कहीं पर लिखा है तो उसका आप समझ लें फैमिली कोड्स एक्ट 1964। ठीक है। अगर वर्ड आ जाए कोर्ट, तो कोर्ट की आप डेफिनेशन क्या समझेंगे, कोर्ट की डेफिनेशन समझेंगे द कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट, मतलब जो एक्ट 1964। अब पहले इसकी कहा गया कि अगर एक्ट कहीं पर इस्तेमाल हो तो इसका मीनिंग क्या है, फैमिली कोड्स एक्ट 1964। अब यहाँ पर कोर्ट की डेफिनेशन में लिखा गया है कि मीन्स द फैमिली कोड्स एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। अब यहाँ ये नहीं लिखा गया कि द फैमिली कोड्स एक्ट 1964, यहाँ पर लिखा गया एक्ट, मतलब जो एक्ट के तहत जो फैमिली कोड्स एस्टेब्लिश होंगी वही जो है हमारे पास क्या होंगी, जो है फैमिली कोड्स होंगी या फिर कोर्ट होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर सी पर, ये बी हो गया, सी क्या बात करता है, सी बात करता है किसकी डेफिनेशन की बात करता है, सी बात करता है फॉर्म की। अब फॉर्म क्या है, फॉर्म मीन्स अ फॉर्म अपेंडेड टू दीज रूल्स। इन रूल्स के पीछे अगर आप देखेंगे अपेंडेड हैं, मतलब इनके साथ लगे हुए हैं, वो 3 फॉर्म हैं। ठीक है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। ठीक है, ये हो गया डिक्री जजमेंट्स का फॉर्म। ठीक है, इसी तरह के ये 3 फॉर्म्स हैं रिसिप्ट्स वगैरह के। ठीक है, जो मनी वगैरह जो कोर्ट में पेश की जाती हैं, पैसे वगैरह फाइन वगैरह, उनके लिए ये फॉर्म्स होते हैं जो इस रूल्स के लास्ट में लगे हुए हैं, वही रूल्स। अगर डी देखेंगे डेफिनेशन नंबर डी के सेक्शन क्या है, सेक्शन मीन्स अ सेक्शन ऑफ द एक्ट, मतलब जो एक्ट के सेक्शंस हैं ना, फैमिली कोड्स एक्ट 1964 के जो भी सेक्शंस हैं, अगर कहीं पर सेक्शंस की बात आ जाए तो समझ लें कि ये फॉर एग्जांपल अगर ये बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5 की, फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 7 की। ठीक है, 7 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये सेक्शन 7 बात कर ली, मतलब आपने समझ लेना है कि कौन से ये सेक्शंस, जो सेक्शन 7 कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं फैमिली कोड्स एक्ट 1964 की। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर चले जाते हैं हम ई पर। ई बात करता है सूट की, कि सूट क्या है। सूट इंक्लूड्स एन एप्लीकेशन फॉर द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन और गार्जियनशिप अंडर द गार्जियन रिवार्ड्स एक्ट 1890। कि अगर सूट जो है वो कौन कौन सी बातें सूट कहलाएंगी, कि सूट क्या है। सूट के अंदर जो भी फैमिली केसेस हैं सब के सब सूट्स हैं, और उसके साथ साथ अगर गार्जियन की कस्टडी के लिए, अगर माइनर की कस्टडी के लिए अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है तो वो भी सूट कंसीडर होगा। ठीक है, सूट के अंदर शामिल होगा। और अगर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट के लिए भी अगर किसी ने अप्लाई किया है तो वो भी सूट तस्वर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 3 पर। अंडर रूल नंबर 3, रूल 3 पर चले जाते हैं, सेक्शन नहीं रूल, सॉरी। रूल 3 बात करता है द कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, द सिविल जज, द प्रेसिडेंट ऑफ मजलिस शुरा कलात एंड द काजी अपॉइंटेड अंडर द दस्तूर अमल दीवानी रियासत कलात शैल बी द फैमिली कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। मतलब कि फैमिली कोर्ट्स कौन कौन से होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट जज भी फैमिली कोर्ट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी फैमिली कोर्ट है, सिविल जज भी फैमिली कोर्ट है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है मजलिस शुरा का, ठीक है, मतलब पाकिस्तान का जो सदर है हमारे पास, वो भी एक फैमिली कोर्ट कहलाएगी। कलात जो है हमारे पास जो स्टेट है, ठीक है, उनके भी जो भी हैं हमारे पास प्रेसिडेंट,
वो भी क्या कहलाएंगे, फैमिली कोर्ट्स कहलाएंगे। या फिर काजी भी जो हैं दस्तूर अमल दीवानी के जो भी आपने अगर कोई काजी अपॉइंट किया है, ठीक है, या फिर रियासत कलात का जो भी प्रेसिडेंट है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वो फैमिली कोर्ट्स कहलाएंगे। उनके पास फैमिली कोर्ट्स के इख्तियारात हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हो गया हमारे पास 3। यहाँ तक बात क्लियर है कि फैमिली कोर्ट्स कौन सी होंगी, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास फैमिली कोर्ट्स से कहलाएंगे। ठीक है, फैमिली जज कहलाएंगे। द कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, द सिविल जज, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज है जो भी उनके एडिशनल जज हैं, सिविल जज हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, शैल बी द फैमिली कोर्ट्स। ये क्या कहलाएंगे, फैमिली, ये सब की सब फैमिली कोर्ट्स हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बात करता है, रूल नंबर 4 बात करता है अ प्लेंट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, मगर आपने समझना है कि ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की बात कर रहा है। इसके सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 की बात हो रही है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये बात करता है कि अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 शैल बी इन राइटिंग साइंड एंड वेरीफाइड बाय द प्लेंटिफ। यहाँ तक बात क्लियर है कि सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 7 क्या कहता है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन 7 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के जो सूट जो है प्लेंट जो प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, अ प्लेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 शैल बी इन राइटिंग, वो लिखत में होगी, राइटिंग में होगी, मतलब वो जो पेजेस हैं उन पर लिखी गई होगी, ठीक है, उन पर साइन होगी प्लेंटिफ और काउंसिल की, और वेरीफाई होगी प्लेंटिफ से। प्लेंटिफ वेरीफाई भी करता है, मतलब उसकी प्लेंट पे भी साइन होती है और लास्ट पे वेरिफिकेशन होती है कि हाँ ये मैं हूँ, ठीक है, मेरा ये नाम है, ये मेरी वालिद साहब का नाम है, ये मेरी कास्ट है, ये मेरी एड्रेस है, ये जो बातें हैं ये सब मैंने लिखी हैं, ये मेरी जो है बिलीफ और हमारी मेरी जो नॉलेज के मुताबिक ये दुरुस्त हैं। यहाँ तक बात क्लियर, मतलब करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ये होती है वेरिफिकेशन। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन अंडर रूल 5। अब रूल 5 के तहत तो जुरिडिक्शन जो होगी वहाँ पर पेश होगी, मतलब प्लेंट बन जाएगी, ठीक है, राइटिंग में हो, रिटन में होगी, साइन होगी, वेरीफाई होगी, और वो प्रेजेंट की जाएगी अंडर रूल 5A के तहत। कहाँ पर की जाएगी, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगी। ऑफ दीज रूल्स बाय प्लेंटिफ आर थ्रू अ काउंसिल एंड वेयर द प्लेंटिफ इज अ फीमेल बाय हर एजेंट, कि कौन पेश करेगा उस कोर्ट को, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट को कौन पेश करेगा, प्लेंटिफ करेगा, ठीक है, और या फिर प्लेंटिफ अगर इन पर्सन नहीं है, अगर काउंसिल के थ्रू है तो उसका काउंसिल, अगर प्लेंटिफ फीमेल है तो उसका कोई भी एजेंट पेश कर सकता है। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि प्लेंटिफ, हाँ, यहाँ तो हमेशा यही प्रैक्टिस होती है कि आते हैं मुंशी जाके कोर्ट में पेश करा देते हैं, जब कोर्ट में जब कॉल होती है तो फिर प्लेंटिफ अपीयर होता है। मगर हालांकि बात दरअसल ये है, जब कोर्ट के अंदर आप केस कोई फाइल करते हैं, सूट, सिविल सूट, फिर चाहे कोई भी हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, यहाँ पर फीमेल के लिए कहा गया है कि आपने अपीयर नहीं होना है, आप किसी जो है एजेंट के थ्रू भी अपीयर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपने प्लेंट बना लिया, ठीक है, ये आपने केस बना लिया, ये कोर्ट है, ठीक है, ये कोर्ट है, ये कोर्ट रूम है, यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, फैमिली जज है, और ये इसकी ऑफिस है। पहले यहाँ पर पेश किया जाएगा। अगर प्लेंटिफ मेल है, मतलब मर्द है, तो फिर ये खुद जाके पेश कर सकते हैं, अपने वकील के थ्रू भी पेश कर सकते हैं। तो फिर यहाँ जो क्लार्क है, COC हैं, ठीक है, क्लार्क ऑफ ऑफिस हैं, ठीक है, ये हमारे पास है, क्या करेंगे, उनसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सारी उनसे पूछताछ करेंगे, जो भी लिखा गया है क्या ये सच है झूठ है, इस तरह की सारी पूछताछ करेंगे। अगर
ये प्रैक्टिस दरअसल यही है कि पहले उन COC जो क्लार्क्स हैं उनके पास पेश होना है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पेश करवाएगा। यहाँ पर ये एक बात थोड़ी हमारे पास इम्यूनिटी दी गई है फीमेल्स को कि अगर फीमेल्स है तो लाजमी नहीं है फीमेल खुद चलकर क्लार्क्स और रीडर्स के पास जाएं, ठीक है, पेश हों, ठीक है। अब इसका कोई एजेंट्स भी हो सकता है, जब ये रीडर जब कोर्ट में पेश करवाएगा तो फिर यहाँ ज़रूरत पड़ेगी फीमेल की। जहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम हमारे पास रूल 4 के सब रूल 2 पर। 4(2) सब रूल 2 बात करता है द प्लेंट अंडर सब रूल 1 शैल आल्सो कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब कौन कौन से पर्टिकुलर्स होने चाहिए, अब देख लें। ए में क्या कहता है, नेम इन विच द सूट इज ब्रॉट, the name of the court in which the suit is brought and the fact showing that it has jurisdiction। जिस कोर्ट के अंदर आप वो केस लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस कोर्ट का नाम है फैमिली कोर्ट 1 लाहौर, ठीक है। तो आपने ये नाम लिखना है इसका, और ये हकीकत भी लिखनी है, ऐसा फैक्ट भी लिखना है कि आप इस कोर्ट के पास क्यों लेकर आ रहे हैं। बाकी सब तो कोर्ट हैं लाहौर की, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कितनी सारी, आप इस कोर्ट में क्यों लेकर आए, वो हकीकत लिखनी है। इससे क्या लिखनी है कि आप इस कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहते हैं, या फिर अगर आप इस कोर्ट में फाइल आप नहीं रहते, क्यों फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेंटिफ रहती है या डिफेंडेंट रहते हैं, कोई भी एक रहता है। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल है। ये ए हो गया। बी क्या बात करता है, नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, कि नाम बताना है प्लेंटिफ का, ठीक है, यहाँ तक बात के लिए। और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या आ जाता है, उसका फादर्स नेम, कास्ट, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, और उसकी रैश वगैरह। नंबर सी पर क्या बात की गई है, नंबर नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज कैन बी असर्टेन। नंबर डी पर, बी पर क्या था, नंबर बी पर प्लेंटिफ का नाम वगैरह, उसकी रिहाइश। और अब सी पर क्या कहा गया है, डिफेंडेंट्स जो हैं उनकी नाम, उनका डिस्क्रिप्शन मतलब फादर्स नेम, कास्ट वगैरह जो भी, और उसकी रिहाइश। ये इसका मकसद सिर्फ क्या है, इसलिए कि असरटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल ए आई है कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अनाया है, इन्होंने केस फाइल किया है हमारे पास विहान पर, ठीक है। अब अनाया इसका नाम देगी डिफेंडेंट्स का, ठीक है, इसके विहान का फादर्स नाम, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नाम है, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे दें आप, धनेश, ठीक है, ये नाम है, और इसकी कास्ट क्या है, और इसकी रेजिडेंस क्या है, ठीक है, ताकि ये मकसद सिर्फ ये है कि इसको असरटेन किया जाए कि आप जिसकी अगेंस्ट पे सूट फाइल कर रही हैं वो यही विहान है, और इसका फादर्स नाम यही दनिश है, और यही ये शख्स है, ठीक है, ताकि असरटेन किया जाए, ताकि डिटरमाइन किया जाए कि जिसके अगेंस्ट में आप सूट फाइल कर रही हैं वो यही शख्स है। नंबर डी पर चले जाते हैं हम। डी क्या बात करता है, वेयर द प्लेंटिफ आर द डिफेंडेंट इज अ माइनर आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। अगर प्लेंटिफ जो है वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो एक छोटी सी स्टेटमेंट देनी है कि ये माइनर है, ठीक है, किसी और थ्रू आ रहे हैं, या फिर खुद माइनर जो है थ्रू प्लीडर आ रहे हैं किसी तरह, या फिर जो डिफेंडेंट्स हैं वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो फिर उसका थोड़ा स्टेटमेंट आपने लाजमी देना है। अब यहाँ पर कौन देता है, फॉर एग्जांपल अनाया ने केस फाइल किया हमारे पास विहान पर। अब भाई अनाया, अगर विहान पागल है तो अनाया थोड़ी कहेगी ये पागल है, ये तो इनको बेनिफिट्स है। यहाँ पर प्रैक्टिस ही कुछ और चलती है। हालांकि अगर ईमानदारी पर अगर आप प्रैक्टिस करने चलें तो काफ़ी हमारे पास जो है बेटरमेंट आ सकती है, मगर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने भी नहीं जा रहा, और ऐसा होगा भी नहीं। जो उम्मीद, जो हमारे पास जो प्रैक्टिस चल रही है उसको देखकर। अब एफ पर चले जाएं और ई पर चले जाएं। द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड द प्लेस वेयर एंड डेट व्हेन इट अरोज।
जब भी आप केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर आप लिखते हैं कि आपका काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, मतलब आपका जो झगड़ा है ना वो कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, उसकी तारीख, उसकी जगह आपने लाजमी मेंशन करनी है। अब यहाँ तो मेंशन ही नहीं करते, काज ऑफ एक्शन ही नहीं बताते कि इनके साथ कोई काज ऑफ एक्शन हुआ है, सूट एडमिट हो गया, सूट डिक्री हो गया, एग्जीक्यूशन हो गई, सब कुछ हो गया। यहाँ पर ऐसा ये यहाँ पर प्रैक्टिस ही कुछ और चल रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं एफ, द नेचर ऑफ क्लेम एंड वैल्यूएशन ऑफ द क्लेम विथ पर्टिकुलर्स इन ब्रीफ एंड रिलीफ क्लेम, कि नेचर क्या है आपके क्लेम का, आपका सूट है क्या, मेंटेनेंस है, डावर का है, जो है हमारे पास डावरी आर्टिकल्स का है, डिसोल्यूशन का है, या फिर किसी पर्सनल प्रॉपर्टी की रिकवरी का है, रिकवरी जो है किसी भी किस्म की कोई रिकवरी है क्या है, उसका टाइटल आपने देना है लाजमी, और उसकी सूट वैल्यूशन है आपने। अगर सेक्शन आपने 19 अगर आप देखेंगे हमारे पास है फैमिली कोड्स एक्ट 1964 का, अगर सेक्शन आप 19 अंडर सेक्शन 19 जो है कहा गया है कि कोई भी फैमिली कोर्ट्स आप हमारे पास फैमिली सूट फाइल करेंगे तो उसकी कोर्ट फीस जो है वो 15 रुपये होगी। कितनी होगी? 15 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है? वो 15 रुपये भी आपने फाइल करने हैं विथ पर्टिकुलर्स इन ब्रीफ एंड रिलीफ क्लेम। जो भी आपके पर्टिकुलर्स हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं कोर्ट से और आप क्या कोर्ट से मांग रहे हैं रिलीफ, वो भी आपने पर्टिकुलरली लिखना है। अब रूल नंबर 5 पर चले जाते हैं। रूल नंबर 5 कर लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट जो है दूसरा स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 5 क्या बात करता है? रूल नंबर 5 बात करता है वेयर अप्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट नॉट हैविंग जुरिडिक्शन। अब यहाँ पर मैंने रूल नंबर 4 में कहा था कि आपने कहाँ पर प्रेजेंट करनी है, जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है अंडर रूल 5 ऑफ द, ये जो रूल्स हैं इनके रूल्स 5 के तहत, मगर रूल 5 के तहत तो वहाँ पर तो नेगेटिव बात है कि वेयर अप्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट नॉट हैविंग जुरिडिक्शन, कि जहाँ कोर्ट को जुरिडिक्शन ना हो, अगर वहाँ कोई प्लेंट पेश की जाए तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। नंबर ए में कहा गया है, इसके ए में कहा गया है और बी, दो बातें की गई हैं। द प्लेंट शैल बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट टू विच इट शुड हैव बीन प्रेजेंटेड, मतलब उसको रिटर्न की जाएगी कि कहाँ पेश की जाए, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हो, मतलब रिटर्न की जाएगी। अब आपने अगर रूल 5 देखना है, रूल 4 देखना है तो आपने रिटर्न वाली बात छोड़ दें, आप क्या देखेंगे अंडर रूल 4, अगर आप देखेंगे तो आपने देखना है कि कहाँ आपने प्रेजेंट करनी है अंडर रूल 5A, अंडर रूल 5A कि जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट को है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने ऐसी जगह पर पेश कर दी है जहाँ पर जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर वहाँ से रिटर्न होगी और वहाँ पर पेश की जाएगी जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, मतलब अंडर रूल 5A के तहत जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट को है वहाँ पेश की जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? नंबर बी कहता है द कोर्ट रिटर्निंग द प्लेंट शैल इंडोर्स देयरऑन, कि जो कोर्ट रिटर्न कर रही है, जो प्लेंट रिटर्न कर रही है वो उन पे ऊपर तस्दीक करे, इंडोर्स करे द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, कि किस तारीख को इसको प्रेजेंट किया गया था, पेश किया गया था आपकी अदालत में, ठीक है, एंड इट्स रिटर्न, और कब ये वापस कर दी गई, उसकी डेट वगैरह जो भी है पर्टिकुलर सब आपने लिखने हैं। द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, कौन सी पार्टी ने आपके पास पेश किया था, प्लेंटिफ खुद ने किया था, उसके एजेंट ने किया था, उसकी काउंसिल ने किया था, या फिर किसी और प्लेंटिफ ने किया था, एंड अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन्स देयरफॉर, और उसका ब्रीफ स्टेटमेंट हो, ब्रीफ मतलब शॉर्ट भी हो, कंसाइज भी हो और पूरा निचोड़ हो कि क्या रीजन्स हैं, आपने क्यों रिटर्न कर दी, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्या मसला है, क्या वजूहात हैं जो आपने रिटर्न करी। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक बात मैं यहाँ पर भूल गया था जब हमने स्टार्ट किया था
कि हमारे पास अगर टोटल्स आप देखेंगे तो इसके अंदर टोटल्स सेक्शंस कितने हैं, टोटल रूल्स कितने हैं। टोटल्स अगर रूल्स आप देखेंगे तो टोटल्स रूल्स जो है 24, ठीक है, 24 रूल्स हैं हमारे पास। और टोटल फॉर्म 3, टोटल 3 फॉर्म है और 24 रूल्स हैं। जहाँ तक बात क्लियर है ये हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस कौन सा किया, हमने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक डिस्कस किया है। अब पार्ट 2 के अंदर रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं।